तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार, जोहार, प्रणाम है सभी को। साथियों आज का इस सेशन को आगाज कर रहे हैं और ये हमारा झारखंड के प्रमुख जनजातियों का सिलसिला चलते आ रहा है और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जिसका नाम है उरांव जनजाति। और इसी उरांव जनजाति को आज पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, खोल करके रखने वाले हैं। इसका कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने खोल करके रख देंगे। यानी कि यूं कह लें कि यहां से आप यदि इस क्लास को देख लेते हैं उसके बाद एक भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड आपका छूटने वाला नहीं है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं भैया क्योंकि उरांव जनजाति का आज सामाजिक दृष्टिकोण से हम देख लेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से देख लेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से देख लेंगे और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देख लेंगे। यानी कि चारों पांचों तरफ से हम पूरा देख लेने वाले हैं कि किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जनजाति में ये 5 एंगल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण क्या है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है। यही तो है, पांचों चीजें पूछा जाता है। और आप यकीन मानिए कि आज जो हम आपको बता देने वाले हैं उसके अलावा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चाहे आप दरोगा का तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो, झारखंड पुलिस का कर रहे हो, झारखंड का जेएसएससी का कर रहे हो, जेपीएससी का कर रहे हो, भैया यहीं से क्वेश्चन वहां बनेगा। यहां से बाहर जाएगा कहां, आप ही बताइए ना, कहां जाएगा भाई? कहीं नहीं जाएगा। तो आप दिल थामे बैठे रहिए और चलिए हमारे साथ आज के इस सेशन को आगाज करते हैं और उरांव जनजाति के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी यहां से सारा चीजें रिलेट कर पाएंगे, सब चीज दिमाग में बैठा पाएंगे, सब चीज आपको समझ में आने वाला है। बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही फनी तरीके से, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। भैया दिल थाम कर बैठिए, दिल पर पत्थर रख के बैठिए। ज्यादा अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि रिवाइज करना है तो 2 गुना स्पीड कर लीजिए, 1.5 गुना स्पीड कर लीजिए और कम समय में सारा कुछ देख लीजिए ताकि आप सब कुछ समझ पाएं। चलिए उरांव जनजाति को शुरू करते हैं। भैया सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि उरांव जो जनजाति है ना वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सा भैया? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप यहां से याद कर लीजिएगा कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कहेंगे सर ये झारखंड के दृष्टि से हुआ, लेकिन भारत के एंगल से यदि देखा जाए तो भैया याद रखिए चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सा है? चौथी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है। झारखंड की दृष्टि से दूसरी और पूरे ऑल ओवर इंडिया के दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा झारखंड के जनजातीय आबादी में इनका जो प्रतिशत है वो कितना है? तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कितना है भैया? 18.14% है उरांव जनजाति का प्रतिशत। ऑल ओवर झारखंड में आप यदि देखेंगे तो 18.14% जो है उरांव जनजाति है। चलिए क्लियर हुआ। इनका मुख्य निवास स्थान छोटा नागपुर पठार है। कहां है? छोटा नागपुर का जो पठार है आपका, वहां पे इनका मुख्य निवास स्थान देखने को मिलता है, जहां पे 90% आबादी जो है ना निवास करती है। यानी टोटल जितना भी उरांव है उनका 90% कहां निवास कर रहा है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है उसी हिस्से में निवास करती है। क्लियर हो गया होगा। आगे इस जनजाति का मूल निवास स्थान कहां था? माना जाता है कि ये महाराष्ट्र इनका मूल निवास स्थान है। यानी कि ये झारखंड के पूर्व निवासी नहीं है, स्थानीय निवासी नहीं है भैया, लेकिन अब बस गए हैं तो यही आपको दिखेंगे 100%। जितने भी उरांव हैं अब बाहर नहीं है ज्यादा, लेकिन कहा जाता है कि महाराष्ट्र इसका जो है ना मूल निवास स्थान है। और महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र? तो कोंकण क्षेत्र है। तथा यह क्या है? बख्तियारुद्दीन खिलजी जिस समय आक्रमण किए थे और उसी के आक्रमण के साथ जो है झारखंड में प्रवेश किए हैं, यह माना जाता है। यानी कि क्लियर से शब्दों में आप समझिए कि उरांव जनजाति के जो लोग हैं वो मूल रूप से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के निवासी हैं। और वो बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है, बख्तियारुद्दीन खिलजी याद रखिएगा, बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है वो जब झारखंड पर आक्रमण किए थे उसी दौरान इन लोग भी झारखंड में प्रवेश कर गए थे। तो भैया क्या ये उसी समय उस सब को लेकर के आ गए थे?
क्या, तो हो सकता है कि वो उसी के साथ जो है वो प्रवेश कर गए हो, या युद्ध चल रहा है, झारखंड में आक्रमण चल रहा है, उस दौरान कौन एंट्री किया, कौन रहने लगा, कोई माए बाप नहीं है। तो वही आप यहां से समझ जाइए। इस जनजाति की भाषा को यदि आप देखेंगे तो भैया कौन सा भाषा है इसका, कुड़ुक भाषा है। क्या है, कुड़ुक भाषा है। आप ध्यान रखिएगा, उराव का भाषा कुड़ुक भाषा है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कुड़ुक तो है लेकिन कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है, मानव होता है। क्या होता है, मनुष्य होता है। तो आप यहां से याद रखिएगा, ज्यादा किचिर पिचिर नहीं, ज्यादा हौच पौच नहीं, आप सीधे से शब्दों में याद रखेंगे कि इसका जो जनजाति का भाषा जो है वो कुड़ुक है। क्या है, उराव का जनजाति भाषा कुड़ुक है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है। क्या होता है सर, मनुष्य होता है। क्लियर हो गया। आगे चलिए, अब यहां से हम एक चीज और देख लेते हैं। क्या देखेंगे सर, तो प्रजातीय दृष्टिकोण से यह कौन सा जनजाति में आएगा, तो ये द्रविड़ में आएगा। किस में आएगा, प्रजाति सबका होता है, कोई भी आप देख लेंगे जनजाति, उसमें आप देखेंगे कि प्रजातीय दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो भैया ये द्रविड़ है, प्रोटोस्ट्रोलॉइड नहीं है, ना ही और कोई, ये द्रविड़ श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा, जिसमें ये जो जनजाति है इसमें रक्त ग्रुप जो होता है ना, ब्लड ग्रुप, वो बी होता है। क्या होता है, बी रक्त समूह वाले ज्यादा लोग इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, युराव किसमें है, तो इसका रक्त समूह ज्यादातर क्या है, तो बी रक्त समूह है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप के जो है ज्यादा प्रधानता होती है, ज्यादा लोग होते हैं। याद रखिएगा। 1915 में शरद चंद्र राय, क्या है नाम, यहां से देख लीजिए, इसका जो नाम है ना बड़ा जबरदस्त नाम है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या नाम है सर, तो शरद चंद्र राय है। इन्होंने क्या किया था, तो द उराव ऑफ छोटा नागपुर, क्या है, द उराव ऑफ छोटा नागपुर नामक एक पुस्तक लिखी थी। क्या है भाई साहब, द उराव ऑफ छोटा नागपुर, यानी कि छोटा नागपुर का उराव। क्या है, छोटा नागपुर का उराव। इसको अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि द उराव ऑफ छोटा नागपुर, द उराव ऑफ छोटा नागपुर। किसने लिखा भाई साहब, तो शरद चंद्र राय ने लिखा। किसने लिखा, शरद चंद्र राय ने लिखा। और कब लिखा सर, तो 1915 में लिखा। कब लिखा सर, 1915 में लिखा। ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। तीन चीजें, 1915 में शरद चंद्र राय ने एक किताब लिखा, उसका नाम है द उराव ऑफ छोटा नागपुर। क्या है, द उराव ऑफ छोटा नागपुर है। क्लियर हो गया। तो अब यहां से क्या है, तो देखेंगे कि जो इस जनजाति से जुड़ा हुआ प्रमुख पुस्तक है, यानी कि मेन जो बुक माना जाता है उराव जनजाति को, वही माना जाता है द उराव ऑफ छोटा नागपुर को ही माना जाता है, जिसकी रचना 1915 ईस्वी में शरद चंद्र राय ने कर दिया। क्लियर हो गया। यहां तक आप जो भी चीजें पढ़ें, एक बार हम समराइज कर देते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। भाई साहब, सबसे पहले हमने क्या देखा कि उराव जो जनजाति है ना, वो झारखंड का दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और पूरे भारत का चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। यहां से ये चीजें क्लियर हो गया था। हमने देखा कि टोटल झारखंड का जो आबादी है ना, उसमें झारखंड में टोटल आबादी का जनसंख्या, जो जनजातीय आबादी है, उसका 18.14% जो है उराव का है। और कहा जाता है इसका जो निवास स्थान है वो कहां है, छोटा नागपुर पठार में है। आप इसको याद रखिएगा। 90% जो आबादी है ना, छोटा नागपुर पठार के एरिया में ही रहते हैं। और कहा जाता है कि ये मूल निवासी कहां के हैं, महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के हैं। और जब उस समय आक्रमण करने के लिए आए थे बख्तियारुद्दीन खिलजी, तो उसी आक्रमण के दौरान इन लोग भी झारखंड में प्रवेश कर जाते हैं। और हमने देखा कि इसका जो भाषा है, उस भाषा का नाम कुड़ुक है। और कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है, मानव होता है। ये चीजें हमने देख लिया। एक चीजें और देखा कि ये किस प्रजाति के हिस्सा है, तो द्रविड़ श्रेणी में आते हैं। ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इस जनजाति में बी ब्लड ग्रुप का जो है ना प्रधानता होता है। भैया ज्यादातर लोग का बी ब्लड ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा। हमने एक चीज और यहां से देखा कि एक डेट है 1915 में द उराव ऑफ छोटा नागपुर एक बुक है, जिसको लिखने वाला कौन है, तो शरद चंद्र राय है। इन्होंने लिखा हुआ है, और ये उराव जनजाति का सबसे प्रमुख किताब माना जाता है। भैया इतना क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। भाई साहब आसान है,
बस आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन से सुनिएगा, सब चीजें क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो अब हम आगे चलें क्या भाई? आपका इजाजत चाहिए मुझे? बिल्कुल आप कह रहे हैं कि चलिए सर, हमने तो बताया था कि अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यूज से हम देखने वाले हैं। आखिर राजनीतिक दृष्टि से अभी हम शुरू करते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम उरांव जनजाति को देखें तो इसका राजनीतिक पकड़ किस प्रकार का था। तो भैया राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो पहले आप याद रखिएगा कि उरांव जनजाति का प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? पड़ाहा पंचायत कहलाती है। क्या कहलाएगा? उरांव जनजाति का जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसको हम लोग कहते हैं पहड़ा पंचायत। क्या कहते हैं? पहड़ा पंचायत। ये पहाड़ा वाला नहीं है भैया, क्या है? पहड़ा पंचायत है। पहड़ा पंचायत व्यवस्था कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कौन कौन सा पद होता होगा? तो ग्राम स्तर पर एक पद होता था। एक ग्राम स्तर पर पद जो होता था उसको ग्राम का प्रमुख कहते थे। क्या कहते हैं? ग्राम का प्रमुख कहते हैं। और ग्राम प्रमुख को महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। इस बात को गांठ रखिएगा। और यहां से दूसरा देखेंगे, महतो के सहयोगी भी एक होते थे जिसको मांझी कहते थे। क्या कहते थे? मांझी कहते थे। यानी कि ग्राम का जो प्रमुख होगा सर उसको महतो कहेंगे, और उसका जो सहयोगी होगा, सहपाठी होगा, मदद करने वाला होगा, उसको मांझी कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। और एक चीज होता था, सर्वोच्च राजा जो होते थे, सर्वोच्च राजा यानी कि इस व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था जिसको कहते हैं पहड़ा पंचायत व्यवस्था में, सर्वोच्च जो राजा होते हैं उसको क्या कहते हैं? पढ़ा दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा दीवान कहते हैं। इस बात को भी याद रखिए। यानी कि तीन चीजें हमने आपको बताया। पहला क्या बताएं सर? तो ग्राम का जो प्रधान होता है उसको हम लोग महतो कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ। अब हमने बताया जो महतो है, ग्राम का प्रधान, उसको एक मदद करने वाला चाहिए, हेल्प करने वाला आदमी चाहिए, और जो हेल्प करने वाले होते हैं उसको मांझी कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया सर। और तीसरा बात हमने बताया कि इसका राजनीतिक व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था है उसका सर्वोच्च जो राजा होते थे उसको जो है ना क्या कहते थे? हमने कहा पढ़ा दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पढ़ा दीवान कहते हैं। आसान हो गया कि नहीं भाई साहब? लॉलीपॉप है, बस एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने यहां तक देख लिया। क्या कर लिया? हमने यहां तक देख लिया, यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने क्या है, सारा चीजें देख लिया। तीन चीजें आप मेन रूप से ध्यान रखिएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे लेकर के चलते हैं और इसका सामाजिक दृष्टिकोण को देखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था? तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भाई साहब पहला जो पॉइंट इसमें है ना वो है कि उरांव जनजाति में 14 गोत्र हैं। कितना गोत्र है भैया? सभी जनजाति में गोत्र है, और गोत्र का एक चिन्ह भी है, प्रतीक चिन्ह, और उसको फॉलो भी करना होता है भैया। ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है, जिसमें हम प्रमुख जनजाति के बारे में जिक्र किया है। उसमें सब चीज क्लियर कर दिया है कि क्या होते हैं, नहीं होते हैं, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, सब चीज। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जनजाति जो प्रमुख जनजाति झारखंड के हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी आपको हम लेकर के चलते हैं। गोत्र की संख्या उरांव में कितना हो गया सर? 14 हो गया। और इसको कहा क्या जाता है सर गोत्र को? तो किली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किली कहा जाता है। 14 गोत्र हैं, ध्यान रखिएगा। गोत्र को क्या कहा जाता है? किली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किस जनजाति में सर? तो उरांव जनजाति में। किसमें सर? उरांव जनजाति की बात कर रहे हैं। आगे चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है? तो गोदना प्रथा का जो है ना विशिष्ट महत्व है। इसका समाज क्या है? समाज के लोग गोदना प्रथा, यानी कि गोदना जानते हैं आप, गला वगैरह में गोदना होता है, जिसको खोदना भी कहते हैं। खोदना होता है, हाथ में होता है, कलाई में होता है, बाह में भी होता है, इधर भी होता है, और पैर में भी होता है। तो ये सब क्या है? गोदना प्रथा है भैया। अब तो गोदना क्या है, आजकल के युवा और युवती एकदम डिजाइन के एकदम लभर बन गए हैं, गोदना लभर। और इधर क्या है? टेटू कहते हैं भैया। अब टेटू क्या है? टेटू। और बेबी, अपने बेबी और बेबू के लिए अब टेटू बना रहे हैं, एकदम हाथ में एकदम डिजाइन। अब महाकाल का बना लिए ऐसे पूरा, एकदम छतिया में भी चिरवा लिए ऐसे महाकाल का भाई साहब, पिठवों में ऐसे चिरवा लेते हैं महाकाल का। खाली लड़के नहीं बल्कि लड़कियों अब क्या है, एकदम स्टाइलिश बन गई है। और अब क्या है, सब जगह एकदम टेटू करवा रही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। क्या कहते हैं?
गोदना कहते हैं। और भाई साहब ये जरूरी बन गया है। और उस समय भी हमने देखा कि गोदना प्रथा का जो है ना विशिष्ट महत्व हुआ करता था, किसमें? उरांव जनजाति में भैया, किसमें? उरांव जनजाति में। तीसरा जो पॉइंट है जो नोट किया जा सकता है वो है बंदर का मांस खाना वर्जित है। किसमें भैया? उरांव में आप बंदर का मांस नहीं खा सकते हैं, बंदर को मार नहीं सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदर को मारना और बंदर को मांस खाना वर्जित है किस जनजाति में? तो आप उरांव जनजाति को टिक कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, नो टेंशन। आगे चलिए, चौथा पॉइंट है कि एकल परिवार की मजबूत अवधारणा है जो पितृवंशीय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकल परिवार यानी कि संयुक्त फैमिली के बारे में कहा गया है कि ये एकल परिवार में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन भैया अभी का देखिए, हमारा क्या है, 4 गो भाई है और 4 गो भाई का यदि ब्याह हो गया तो चारों अलग हो जाएगा, एक साथ रहेगा ही नहीं भाई साहब। नहीं, बीबी का झगड़ा होने लगता है कि बीबी रहना ही नहीं चाहती है, वो अलगे लड़ेगी, वो इस बात को लेकर के लड़ेगी और क्या है, सब अलगे हो जाती है। तो भाई साहब लेकिन इसमें क्या है, एकल परिवार की भावना है और पितृसत्तात्मक, जिसमें पिता प्रधान होते हैं। प्रधानता किसका होता है? पिता का होता है, वो परिवार यहाँ पे है। और अभी हम लोग क्या देखते हैं, 4 गो बेटा है तो चारों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। खाली सदिया होने का देर है भाई साहब, सदिया नहीं हो रहता है तो कहता चला अच्छा छोटका अभी कुंवारे है, संजला कुंवारे है तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेकिन उसी समय से क्या है, हुड़दंग चालू है, चल रहा है, क्या है का बेगर होने का। इसीलिए गनमा आया है ना कि हमरे ससुर जी के 4 गो बेटवा और चारों के अलगे करा दिलिए मैया के। तो भाई साहब यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, एकल परिवार की भावना है जो मजबूती के साथ रहता है। तो यहां से हमने देख लिया कि पितृवंशीय है, क्या है, पितृवंशीय है, पिता का प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलता है। 5वां पॉइंट क्या है, पर्व त्योहार के अवसर पर क्या है, पुरुष करैया पहनते हैं। क्या है भाई साहब, पुरुष का जो है ना पहनावा जो होता है उसको करैया कहते हैं। क्या कहते हैं? करैया कहते हैं। और वहीं महिला जो है ना, महिला जो पहनती है वो खनारिया वस्त्र पहनती है। क्या पहनती है? खनारिया वस्त्र पहनती है। आप याद रखिएगा, पहनावा में भी क्वेश्चन पूछता है तो पहनावा उरांव का जो होता है पर्व त्योहार या कोई फेस्टिवल के समय में करैया कहलाता है जो पहनते हैं। वहीं महिला क्या है, खनरिया वस्त्र पहनती है। क्या है? खनारिया वस्त्र पहनती है, ध्यान रखिएगा। अगला, समगोत्रीय विवाह वर्जित है, यानी कि हमने देखा 14 गोत्र होते हैं। बिल्कुल सर, अभी तो आपने क्लियर किया। अब 14 जो गोत्र है ना वो चाहेंगे कि अपने ही गोत्र से हम विवाह कर लें, शादी रचा लें, भैया लेकर के फरार हो जाएं, तो भाई साहब ये वर्जित है। समगोत्रीय विवाह इसमें नहीं मान्यता दिया गया है, यानी कि आपको विवाह करने का ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो भैया किसी और गोत्र वाले को ढूंढिए, तभी आपका विवाह संपन्न होगा। नहीं तो भाई साहब आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा कि जा रे छोड़ा तूने तो नाक कटवा दिया। तो भैया समगोत्रीय विवाह यहाँ पे वर्जित है, नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है, तो सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है, विवाह भी अलग अलग तरह का है, हम देखेंगे अभी, है ना। तो प्रचलित विवाह जो फेमस विवाह है उरांव जनजाति में, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, तो उसको कहते हैं आयोजित विवाह। क्या कहते हैं सर? आयोजित विवाह कहते हैं। ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो जाना चाहिए। आयोजित विवाह कहलाता है जिसमें क्या होता है सर, तो वर पक्ष जो होता है, दुल्हा बाबू जो होता है वो वधु मूल्य देते हैं। वधु मूल्य देना पड़ता है किसको भैया? पत्नी को देना पड़ता है। यानी कि महिला पक्ष जो होता है, वधु पक्ष जो होता है, उसको वर पक्ष वाले वधु मूल्य देते हैं। उरांव जनजाति के बारे में हम बता दिए। यहां से समगोत्री विवाह नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा। और जो प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है, बिल्कुल है। और यहां से क्या होता है, वर पक्ष वाले जो होते हैं, दुल्हा पक्ष वाले दुल्हन पक्ष को क्या देते हैं? वधु मूल्य देते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है उरांव जनजाति में, वो ध्यान रखने वाली बात होता है, और वो है क्या सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी उरांव जनजाति के युवा और युवतियों के लिए होता है वो क्या है सर, थोड़ा सा आप हमको एक्सप्लेन कर देंगे क्या? तो भैया हम आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए युवा गिरह होता है। क्या होता है? युवा गिरह होता है। अच्छा, युवा गिरह से कुछ क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्या है सर? युवा गिरह है। और युवा गिरह दो अक्षरों से बना हुआ है, 2 शब्दों से बना हुआ है, युवा और गिरह। यानी कि युवा माने यंग हो गया, क्या हो गया सर?
यंग हो गया, और यहां से गिरह माने क्या हो गया, होम हो गया, यानी कि युवाओं का घर। क्या? बिल्कुल सर, युवाओं का घर, यानी कि जहां युवा रहते होंगे उसी को कहेंगे क्या भाई साहब? रहते नहीं, मीटिंग होता है, संगठन होता है, बैठकी होता है, कुछ चर्चाएं होती हैं, उसी को हम लोग युवा गिरह कहते हैं। क्या है अभी हम आपको खुल करके बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि इस जनजाति में युवा गिरह फेमस है। क्या है? युवा गिरह फेमस है, जिसका नाम है धुमकुड़िया। क्या नाम है सर? धुमकुड़िया नाम है। क्या नाम है? धुमकुड़िया नाम है। किसमें है ये? उराव जनजाति में है युवा गिरह, उसका नाम है धुमकुड़िया, और इसी का स्वरूप है। अब यहां से क्लियर होगा कि ये युवा गिरह जो है इसका काम क्या है। पहला पॉइंट को नोट करिएगा। पहला क्या है सर? धुमकुड़िया में सरहुल के अवसर पर, किसके अवसर पर? सरहुल जो पर्व त्योहार है, सरहुल के अवसर पर 3 वर्ष में क्या होता है, एक बार 10 से 11 वर्ष की आयु का जो युवा या युवती होते हैं, बच्चों को प्रवेश मिलता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? युवा युवतियों को जनजातीय परंपरा का प्रशिक्षण देना। यानी कि हमारा जो परंपरा है, उराव जनजाति का जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, आर्थिक परंपरा, सामाजिक परंपरा, राजनीतिक परंपरा, उसके बारे में उसको अवगत कराया जाता है। उम्र क्या होता है? 10 से 11 साल होता है। प्रवेश कितना दिन में होता है? तो 3 साल में एक बार होता है। भैया ध्यान रखिएगा, कब होता है? तो सरहुल के अवसर पर होता है। सरहुल जो पर्व है उसी अवसर पर होता है, और इसमें युवा और युवतियों को शामिल किया जाता है, और उसको बताया जाता है कि हमारा जो जनजाति है उसका मेन पर्पज क्या है, प्रशिक्षण उसको दिया जाता है पूर्ण रूप से। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, तो यहां से देख लीजिए, युवकों को रहने के लिए बना हुआ युवा गिरह को क्या कहते हैं? जोग एडेपा कहते हैं। जहां पे युवा रहते हैं, कहां रहते हैं? लड़का सब रहता है, उसको कहते हैं जोग एडेपा, और जहां लड़कियां रहती है उसको कहते हैं पेल एडप्पा। क्या कहते हैं? लड़कियां जहां रहती है उसको कहते हैं पेल एडप्पा। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा, युवाओं के लिए रहने का, प्रशिक्षण लेने का जो जगह है उसको कहते हैं जोग एडेपा, और लड़कियों के लिए जो है वो क्या है? पेल एडप्पा है। ध्यान रखिएगा, ये है उराव जनजाति के लिए क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 नाम, पहला जोग एडेपा, जोग माने जोड़ता है भैया, कौन लड़का पैसा जमा करके क्या है जोड़ करके रखता है। दूसरा हमने देखा कि पेल एडेपा, तो यहां से आप देखेंगे कि पेल एडेपा क्या होगा? लड़कियों के लिए होगा। तो ऐसे भी आप याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं। आगे तीसरा जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। देखिए, जोग एडेपा आया यानी कि लड़कों के लिए होगा, बिल्कुल लड़कों के लिए होगा। जोग एडेपा का मुखिया जो होगा उसको क्या कहेंगे? धांगर कहेंगे। क्या कहेंगे? धांगर कहेंगे। यानी कि सीधे से अर्थों में आप देखेंगे तो एक बटालियन समझ लीजिए, जितने लोगों का यहाँ पे जुड़ाव हुआ, जितने लोग यहाँ पे 10 से 11 वर्ष के आयु के जो जितने भी छात्र जुड़े, यानी कि छात्र कहिए, युवा कहिए, लड़का कहिए, वो जुड़े हैं, उनका जो हेड होगा उसको धांगर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? लड़कों का जो मुख्य रहेंगे, एक लीडर रहेंगे कि नहीं, बिल्कुल जो लीड करेंगे, उनको पूरा हैंडल करेंगे, उसको धांगर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? धांगर कहते हैं। कितना बढ़िया नाम है, धांगर कहते हैं। और जो लड़कियों का हेड होगा उसको क्या कहेंगे सर? लड़की भी तो शामिल हुई, हाँ, युवतियां भी तो शामिल हुई, हाँ बिल्कुल हुई। अब उसका जो हेड होंगे, लीडर होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको धांगरिन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? धांगरिन कहेंगे। यानी कि धांगर और धांगरिन क्लियर हुआ क्या? देखिए, पेल एडेपा यानी कि लड़कियों के लिए, किसके लिए? लड़कियों का जो मुखिया होगी उसको बड़की धांगरिन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? बड़की धांगरिन कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? बड़की धांगरिन कहेंगे। और यहां से लड़कों के लिए जो मुखिया होगा उसको धांगर, और लड़कियों की जो मुखिया होगा उसको बड़की धांगरिन कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए सर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, अब हम देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं उराव जनजाति को। भाई साहब क्या देखेंगे? आर्थिक दृष्टिकोण से हम उराव जनजाति को देखेंगे और यहां से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, यह जनजाति कृषि कार्य पर निर्भर रहता है। क्या करता है भैया? कृषि कार्य पर निर्भर रहता है। क्यों? दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। न ये ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे, न ही और ज्यादा कुछ कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कृषि कार्य में लीन हो जाना और अपना रोजी रोजगार करना यहीं से। तथा इसका जो भोजन क्या होगा सर? चावल होगा। कृषि करेगा तो धान की खेती ज्यादा झारखंड में, तो भैया चावल इसका सबसे पहला भोजन होगा। दूसरा, जंगली पंछी को भी खाते हैं और फल वगैरह भी इनका क्या है? भोजन के रूप में ही आता है। ध्यान रखिएगा, उराव जनजाति के लिए
दूसरा पॉइंट नोट करने योग्य है कि झारखंड में सर्वाधिक विकास किसका हुआ है? उरांव जनजाति का हुआ है। सबसे ज्यादा उरांव का ही विकास हुआ है जनजातियों में। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण में हमने देख लिया, ये ज्यादा अमीर नहीं होते हैं, ज्यादा इसके पास पैसा नहीं होता है, धन दौलत नहीं होता है, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हैं, दिल से अमीर होते हैं, दिल से ये मजबूत होते हैं। और आप देखेंगे तो आपको दरिया दिली मिलेंगे उरांव जनजाति के लोग भाई साहब, जहां भी मिलिएगा एकदम दिल खोल करके बोलेंगे, हंसेंगे और आपके साथ ना छल करेंगे ना और कुछ करेंगे। तो भाई ये दिल से अमीर होते हैं, पैसे से तो अमीर नहीं है, लेकिन दिल इनका बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से हम देखने वाले हैं, और जैसे ही धार्मिक दृष्टिकोण को आपने यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होता हुआ नजर आ जाएगा। क्या क्लियर होगा सर यहाँ से? आप थोड़ा सा बताएंगे क्या? बिल्कुल हम बता देंगे भाई साहब। और चलिए, धार्मिक दृष्टिकोण को हम लेकर के आए हैं तो बिल्कुल हम बताएंगे। पहला हम देखेंगे क्या? उरांव के जो प्रमुख देवता हैं, धार्मिक दृष्टिकोण यानी कि देवी देवता, पूजा पाठ क्या है इनका, वो चीजें। तो सबसे पहला जो प्रमुख देवता है ना, प्रमुख देवता के बारे में हम देखते हैं, उसका नाम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। पहला जो है सर्वोच्च देवता के नाम से जाना जाता है, उसको धर्मेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मेश कहते हैं। और ये सूर्य देवता को कहते हैं। किसको कहेंगे सर? सूर्य देवता को कहेंगे। यानी कि उरांव जनजाति सबसे प्रमुख जो सर्वोच्च देवता मानते हैं वो सूरज भगवान को मानते हैं, जो अपने शब्दों में वो लोग धर्मेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मेश कहते हैं। यानी कि धर्म के ईश, यानी कि धर्म का ईश माने भगवान, तो धर्म का ईश क्या हो जाएगा? सूर्य भगवान को मानते हैं। दूसरा ये मानते हैं ग्राम देवता को। किसको मानते हैं? ग्राम देवता को मानते हैं, और उसको ठाकुर देव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ठाकुर देव कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। तीसरा ये मानते हैं सीमांत देवता को। किसको मानते हैं? सीमांत देवता को। इनको ये कहते हैं डीहवार कहते हैं। सीमांत माने यानी कि पूरा डीह, डीह यानी कि गांव। हम लोग कहते हैं ना कि डी है, कौन सा डी है तुम्हारा? डीह माने कौन सा गांव है तुम्हारा, तो गांव के बारे में बात कर रहा है भाई साहब, डी। इसीलिए सीमांत किसको कहेंगे? सीमांत यानी कि एक गांव के बारे में, और उसका जो देवता होगा उसको डीहवार कहते हैं। गांव को क्या कहेंगे? डीह कहेंगे, और उसी का वार तो डीहवार। ऐसे आप याद रखिएगा कि सीमांत का देवता कौन होगा? पूरे डीह का देवता तो डीहवार कहलाता है। चौथा आप देखेंगे पहाड़ का देवता। उनका एक पहाड़ का भी देवता होता है, और पहाड़ के देवता को मरांग बुरु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मरांग बुरु कहते हैं पहाड़ के देवता को। क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल। पांचवा नंबर कुल देवता होते हैं। कुल देवता यानी कि वंश का देवता, जिस कुल से वो चलता हुआ आया है, उनका पापा, उनका दादा, उनका परदादा, उनका और भी जितने भी लोग हैं, उनका खानदान जो चला आता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कुल देवता कहते हैं। और वो कुल देवता भी मानते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पूर्व जातम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व जातमा कहते हैं। आपको याद रखना है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, पूर्व आत्मा। क्या याद रखिएगा? पूर्व आत्मा। और यहां से क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा सर? पूर्व आत्मा यानी कि जो क्या है, मर गए, इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में तो क्या कहलाएंगे? कुल देवता। सपोज दादा किन्हीं का डेथ कर गए तो क्या है, वो इसी कुल के थे, तो वो चले गए तो क्या है? पूर्व आत्मा कहलाएंगे। वो आत्मा, पहले का आत्मा तो पूर्व आत्मा, तो कुल देवता किसको? पूर्व जातमा। आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ। छठा क्या है? तो गांव के धार्मिक प्रमुख भी होते हैं। किसका? गांव का भी एक धार्मिक प्रमुख होते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई साहब? तो उनको कहते हैं पाहन। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पाहन कहते हैं। क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल हो जाएगा। गांव के प्रमुख देवता को हम क्या कहेंगे? तो पाहन कहेंगे सर। क्या कहेंगे? पाहन कहेंगे। वहीं पाहन के सहयोगी भी होंगे, यानी कि गांव के जो प्रमुख आदमी है, धार्मिक प्रमुख जो है, उसका एक सहयोगी भी होते हैं, मदद करने वाला, जिसको ओझा गुनी भी का मालिक भी कहा जाता है, यानी कि ओझा गुनी का हेड भी होता है। भैया इसके पास बहुत जादू मंत्र होता है, ओझा गुनी होता है। लेकिन हम पाहन के सहयोगी को कहेंगे क्या? तो बेगा कहेंगे। क्या कहेंगे? बेगा कहेंगे। और पाहन जो होता है वो गांव का धार्मिक प्रमुख और इसका सहयोगी होता है। और दूसरे नाम से आप याद रखेंगे तो बेगा को ही ओझा गुनी भी कहा जाता है। और ये ओझा गुनी भी बहुत ज्यादा जानते हैं। आप याद रखिएगा, क्या जानते हैं? ओझा गुनी भी बहुत ज्यादा जानते हैं, जादू मंत्र, टोटका, सब चीज जानते हैं। कौन? पाहन का सहयोगी बेगा जानते हैं। क्लियर हो गया। एक चीज और आप याद रखिएगा,
इसके धर्म में ही बहुत सारा डाइन प्रथा का भी प्रचलन है, और ये ओझा गुनी ही क्या करता है, बेगा ही क्या करता है, उसको झाड़ फूक करने का काम करता है, ये बताने का काम करता है कि किसको क्या समस्या हुआ और ये समस्या हुआ कैसे है, सब कुछ बताएगा बेगा। तो भैया बेगा का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखिए। चलिए अगला जो हम देखेंगे, इसी में दूसरा जो पॉइंट हम देखेंगे वो क्या है, हमने प्रमुख देवता के बारे में देख लिया अलग अलग जगह का। दूसरा हम देखेंगे कि फसल की रक्षा के लिए क्या होता है, भेलवा पूजा किया जाता है। किसके रक्षा के लिए सर, फसल की रक्षा के लिए किसका पूजा किया जाता है, भेलवा का पूजा किया जाता है, याद रखिएगा। तो भेलवा क्या होता है, भेलवा प्रतीक होता है किसी का नजर नहीं लगने का। क्या होता है, आप देखे होंगे किसी का घर आप जाते होंगे गांव तरफ, तो क्या होता है, उसका द्वार पर एकदम भेलवा टांगल रहेगा। क्या रहेगा, भेलवा टांगल रहेगा, यानी कि क्या है, वो भेलवा का पूजा कर रहा है ताकि उसका घर पर किसी का नजर ना लग जाए। या तो खलिहान होगा तो वहां भी क्या रहेगा, भेलवा लटका दिया जाता है, या कोई दुकान खोला है तो भैया वहां भी क्या होगा, भेलवा लटका दिया है और जूता लटका दिया है टूटा हुआ, यानी कि किसी का नजर ना पड़े इसके लिए किया जाता है। दूसरा चीज, गांव की सुरक्षा के लिए क्या है, गुरैया पूजा किया जाता है। तो दो चीजें हमने यहां पे देख लिया कि फसल की रक्षा करना हो तो भेलवा पूजा करेंगे, और गांव का सुरक्षा के लिए, किसके लिए, गांव का सुरक्षा के लिए हम लोग किसका पूजा करते हैं, गौरैया पूजा करते हैं, उराव जनजाति का। ये चीजें क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट नोट करना है कि मुख्य पूजा स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, सरना कहते हैं। किसमें सर, कौन से जाति धर्म में कहेंगे, कौन से जनजाति में सरना कहेंगे, तो आप याद रखिएगा उराव जनजाति के लोग जहां पे पूजा होता है उस स्थल को वो सरना कहते हैं। और सरना पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रांची, हजारीबाग, अलग अलग क्षेत्र में जहां पे भी उराव जनजाति के लोग हैं, सरना पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो भैया मुख्य पूजा स्थल को सरना कहेंगे, एवं पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थल को क्या कहेंगे, शासन कहते हैं। क्या कहलाता है, शासन कहलाता है, जिसको शमशान भी कहते होंगे आप लोग, तो क्या है, शासन कहलाएगा। इसी को शमशान भी कहते हैं भैया, जहां पे पूर्वजों का आत्मा है, यानी कि जहां पे इसमें जो भी लोग इस जाति धर्म या जनजाति के लोग मृत्यु प्राप्त होते हैं, उनको या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, शमशान या शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, शमशान या शासन कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे पॉइंट देखते हैं कि उराव जो है ना, तंत्र मंत्र और विद्या, तंत्र मंत्र विद्या में विश्वास करते हैं। वही हमने बताया, जादू टोना पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और जादू टोना जानने वाला जो होता है वो कौन होता है, तो हमने बताया गांव के धार्मिक प्रधान जो पाहन होते हैं, और पाहन के सहयोगी जो होते हैं, जिसको बेगा कहते हैं, वही तो जानते हैं भैया। क्या जानते हैं, टोटका जादू मंत्र से निपटारा पाने का सब उपाय उसी के पास है। झाड़ फूक कर देंगे भैया, सब ठीक कर देंगे, माथा दर्द तक खत्म हो जाता है। यहां से उराव तंत्र मंत्र विद्या में विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इसमें बेगा जो होते हैं, बेगा इसका प्रमुख भूमिका होता है। यानी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र कुछ लगा हुआ है तो उसको दूर करने का काम कौन करेंगे, तो बेगा करते हैं। ये बात आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। तो बेगा का रोल बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है क्या है, सरना संस्कृति वाले सब का जो है दाह संस्कार करते हैं। जो सरना संस्कृति को मान रहे हैं ना, वो सब यानी कि जो इसका मृत्यु हो गया उसका दाह संस्कार कर देंगे, यानी कि जला देंगे भैया। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं उराव जनजाति में जो अब क्या करते हैं, ईसाई धर्म को मानने लगे हैं। क्या करने लगे हैं भैया, ईसाई धर्म को मानने लगे हैं। और जो ईसाई धर्म को मानने लगे अपने सरना संस्कृति को छोड़ करके, यानी कि अपना जो संस्कृति है, पूर्वज का संस्कृति है, उसको त्याग दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया, और क्या करने लगा भैया, ईसाई धर्म को मानने लगा, ईसाई धर्म को अपना लिया। तो भैया याद रखिएगा, जो भी लोग ईसाई धर्म को मानने लगे वो आप दाह संस्कार नहीं करते हैं शवों का, ये क्या करते हैं, दफना देते हैं। लेकिन जितने भी लोग सरना संस्कृति को मानने वाले अभी भी हैं, वो क्या करेंगे, शव को दाह कर देते हैं, जला देते हैं। भैया क्लियर कर लीजिएगा, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता से खिलवाड़ मत करिएगा। आपका सरना धर्म किसी से कम नहीं है, तो अपने सरना संस्कृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि आपको ईसाई धर्म में जाकर के शामिल हो जाना चाहिए। भाई अपना ख्याल रखिएगा।
क्लियर हो गया यहां से। अब हम चलते हैं आगे, और आगे क्या है भैया, आगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सांस्कृतिक दृष्टिकोण को हम देखने वाले हैं, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में हम क्या देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा इनका संस्कृति किस प्रकार का है, इनका पूर्वज से जो है ना चलते आ रहा है वो किस प्रकार का है, यहां से क्लियर होगा। पहला पॉइंट को देखिए, इस जनजाति का मुख्य त्योहार क्या है, कर्मा है और सरहुल है। क्या है, कर्मा पर्व है और सरहुल है। भैया कर्मा का कौन नहीं जानता है, झारखंड में रह रहा हो और कर्मा और सरहुल नहीं जान रहा हो, ये हो ही नहीं सकता है भैया, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कर्मा पर्व उरांव जनजाति में सबसे ज्यादा फेमस है, और सरहुल भी यहाँ पे क्या है, फेमस है, इसका मुख्य त्योहार माना जाता है। दूसरा, इनका मुख्य नृत्य जो होता है यदुर नृत्य होता है, यानी कि नाच जो होता है ना, डांस जो होता है इस जनजाति का, उसको यदुर कहते हैं। क्या कहते हैं, यदुर कहते हैं। बड़ा जबरदस्त डांस होता है, कभी आप देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीसरा पॉइंट आपको बताना है और नोट करना है कि इनका नृत्य स्थान जो होता है जहां पे यदुर डांस होता है उसको क्या कहते हैं, अखरा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अखरा कहलाता है जहां पे डांस होता है, यानी कि कर्मा में डांस, सरना पर्व में डांस, या फिर सरहुल में जो डांस होता है उसको यदुर कहते हैं। और जिस स्थान पर डांस होगा भैया, निश्चित स्थान होता है, उसको अखरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अखरा कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट हम आपको लेकर के चलते हैं। बोलता है कि नव वर्ष का आरंभ कहां से होगा, तो नवंबर या दिसंबर धान की कटाई के बाद माना जाता है। यानी कि धान की कटाई आप देखेंगे तो बेसिकली नवंबर से शुरू होता है कुछ धान की कटाई होना, और दिसंबर और जनवरी तक चलता है। तो आप याद रखिएगा उसी दौरान ये है ना अपना नव वर्ष का आरंभ मानते हैं, शुरू कर देते हैं नए साल का। चलिए भैया 1 जनवरी आने का वेट नहीं करेंगे, ये अपने अनुसार से सेलिब्रेट करेंगे। चलिए क्लियर हुआ। अब उरांव गांवों का जो है ना, उरांव अपने गांव को क्या कहते हैं, भूइहर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं गांव, लेकिन इन लोग कहेंगे भूइहर। क्या कहेंगे, भूइहर कहेंगे। तो उरांव अपने गांव को क्या कह रहे हैं, भूइहर कह रहे हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, यहां से क्लियर हुआ। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, उरांवों की सबसे बड़ी जो है ना पंचायत, जिसको कहते हैं पढ़ा कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे जो बड़ा पंचायत होगा उसी को पढ़ा पंचायत कहेंगे। और पढ़ा पंचायत का हमने राजा वहां पे देख लिया था। क्या देखा था, राजा हमने देख लिया था, सब चीज देख लिया था राजनीतिक व्यवस्था में। तो ये सारा चीज क्या हो गया, उरांव से रिलेटेड सारा पॉइंट हमने आज क्लियर कर लिया है। सर एक बार आप टोटल को रिवीजन करा पाएंगे क्या, बिल्कुल भैया हम तो रिवीजन करा ही देते हैं। क्यों, ताकि आप ये कंफर्म कर लें कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपके माइंड में बैठा है। और एक बार रिवीजन करने के बाद क्या होता है, फिर से ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए भैया शुरू करते हैं उरांव जनजाति के बारे में। शॉर्ट रिवीजन समराइज करने के बारे में हम बात करते हैं और जल्दी से समराइज करते हैं। हमने क्या बताया भाई साहब, हमने बताया कि उरांव जनजाति जो है वो झारखंड के दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी जो हमने बात किया कि झारखंड में जितने भी जनजाति हैं उन जनजाति में इसका जो प्रतिशत है वो 18.14% है। क्लियर हुआ था। इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो छोटा नागपुर का पठार माना जाता है, जहां पे उरांव जनजाति का 90% लोग निवास करते हैं। इसका जो है मूल निवास माना जाता है इस जनजाति का महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र, और कोकण क्षेत्र में इसका मेन जो निवास स्थान माना जाता है। और इसका जब यहाँ पे झारखंड में प्रवेश हुआ, कब हुआ था, तो बख्तियारुद्दीन खिलजी का आक्रमण जब झारखंड पर हुआ था उसी समय इसका भी जो है ना वो यहाँ पे एंट्री हो गया था। हमने देखा कि इस जनजाति का यानी कि उरांव जनजाति का एक भाषा है जिसका नाम है कुड़ुक। क्या है, कुड़ुक है। और कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है। क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखें कि उरांव जनजाति में बी ब्लड ग्रुप का प्रधानता होता है। बी ब्लड ग्रुप का प्रधानता हमने देख लिया। एक यहाँ पे किताब की जो चर्चा होता है जो मुख्य किताब के तौर पर माना जाता है वो क्या है सर, तो वो यहाँ पे हमने देखा कि द उरांव ऑफ छोटा नागपुर। क्या है, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, जो 1915 ईस्वी में किसने लिखा, तो शरद चंद्र राय ने लिखा है। और इसी को ये सारे लोग अपना प्रमुख किताब मानते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे हमने देखा, क्या देखा, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने देखा कि 3 भागों में बटा होता है। पहला ग्राम प्रमुख जिसको महतो कहते हैं, और दूसरा हमने देखा महतो के सहयोगी को मांझी कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जिसमें हम देखेंगे सर्वोच्च राजा यानी कि पहला पंचायत, जो सबसे बड़ा पंचायत अभी लास्ट में हमने देखा बड़ा पंचायत होता है, उसी को कहते हैं पहला दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा दीवान कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से हमने क्या देख लिया कि उरांव जनजाति में 14 गोत्र होते हैं। कितने गोत्र होंगे भाई साहब? 14 गोत्र हो गए। और 14 गोत्र में हमने क्या देखा? इसी गोत्र को हम लोग किली कहते हैं। क्या कहते हैं? किली कहते हैं। गोदना प्रथा इसमें प्रचलित है। बंदर का जो है मारना और बंदर को खाना वर्जित है। आगे हमने देखा एकल विवाह की जो है ना, एकल परिवार की मजबूती अवधारणा है जो पितृ सत्तात्मक होता है, पिता प्रधान होते हैं। हमने देखा कि पर्व त्योहार के रूप में जो पुरुष जो पहनते हैं उसको करैया कहते हैं, और महिलाएं क्या पहनती है? खनारिया वस्त्र पहनती है। क्लियर हो गया। समगोत्री विवाह यहाँ पे वर्जित है भैया। एक गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हैं, भले आपको जो है ना लड़की वहां पे पसंद आ जाए, लेकिन आप वर्जित कहलाता है। इसको बहिष्कार कर देता है यदि आप जबरदस्ती कर लिए तो। चलिए आगे हमने देखा कि सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है उसको आयोजित विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोजित विवाह कहते हैं, जिसमें वर पक्ष जो होते हैं ना, वधु पक्ष को क्या देते हैं? वधु मूल्य देते हैं, यानी कि पैसा देते हैं भैया। युवा गिरह के बारे में हमने देखा, जिसको धुमगुड़िया कहते हैं। और युवा गिरह में युवा और युवतियां भाग लेते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए युवा गिरह में भाग लेते हैं, जिसका उम्र होता है 10 से 11 वर्ष। और यहाँ पे हमने एक चीज और देखा कि जो युवक यहाँ पे भाग लेते हैं, और युवा गिरह जो युवक के लिए होता है उसको हमने क्या देखा? जोग एडेप्पा देखा। क्या देखा? जोग एडेप्पा कहते हैं जो युवक भाग लेते हैं। वहीं जिसमें युवतियां भाग लेती है, लड़कियां भाग लेती है, उसको कहते हैं पेल एडेप्पा कहते हैं। ये भी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? जोग एडेप्पा का मुखिया जो होते हैं उसको धांगर कहते हैं, और महिला में पेल एडेप्पा का जो मुखिया होते हैं उसको बड़की धागरिन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बड़की धागरिन कहते हैं। क्लियर हो गया है। अब आर्थिक दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं थोड़ा सा उरांव जनजाति को। हमने बताया कि इसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो यहां से हमने क्या देख लिया? आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि पर निर्भर रहते हैं। इसका जो मुख्य फसल है वो क्या है? चावल है भैया। मुख्य फसल चावल है। जंगली पंछी या जानवर को मार करके खाते हैं, फल को भी खाते हैं। झारखंड में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। क्लियर कर लीजिएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखना चाहेंगे तो यहां से आप देख लीजिए, सर्वोच्च जो देवता है धर्मेश कहलाते हैं, जो सूर्य देवता को मानते हैं। ग्राम जो देवता हैं वो ठाकुर देव हैं। तीसरा सीमांत जो देवता हैं वो डिहवार हैं। और चौथा हम देखेंगे पहाड़ जो देवता हैं वो मरांग गुरु कहलाते हैं। और कुल देवता को पूर्व क्या कहते हैं? पूर्व जातम कहते हैं। आपको याद रखना है, पूर्व जातमा। आगे गांव के धार्मिक प्रमुख जो होते हैं वो पाहन होते हैं, और पाहन को सपोर्ट करने वाले, सहयोग करने वाले को हम क्या कहते हैं भैया? वेगा कहते हैं। और ये ओझा गुनी भी जानते हैं, मंत्र तंत्र भी जानते हैं, जादू टोना भी जानते हैं। चलिए क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, फसल की रक्षा के लिए भेलवा पूजा किया जाता है उरांव जनजाति में। बिल्कुल सर। आगे हमने क्या देखा? गौरैया पूजा किया जाता है। क्यों भैया? गांव के सुरक्षा के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल। अब मुख्य पूजा स्थल को सरना कहते हैं, और पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान को जहां पे जलाया या दफनाया जाता है उसको शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। याद रखिएगा। तंत्र मंत्र विद्या का विश्वास इसमें ज्यादा होता है, और जिससे बेगा जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। तंत्र मंत्र को दूर करने वाला काम कौन करते हैं? बेगा कहते हैं, करते हैं। ध्यान रखिएगा। सरना संस्कृति जो मान रहे हैं वो मरे हुए लोग जो होते हैं, शव जो होते हैं, उसका क्या करते हैं? दाह संस्कार करते हैं। वहीं जो ईसाई धर्म मानने लगे हैं वो उसे दफना देते हैं। इस बात को हमने देख लिया। सांस्कृतिक दृष्टिकोण में हमने क्या देखा? इस जनजाति का मुख्य त्योहार क्या होगा? कर्मा और सरहुल होगा। और इसमें जो नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है, उसको यदुर कहते हैं। ये भी बात क्लियर हुआ। इसका नृत्य स्थान को अखरा कहते हैं। ये भी बात क्लियर हुआ। नव वर्ष कब मानते हैं? जब नवंबर या दिसंबर का टाइम होता है, धान की कटाई शुरू होता है, धान की कटाई के बाद होता है, उसी को इनका नववर्ष ये मानते हैं। उरांव गांवों को क्या कहते हैं? भूयहर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भूयहर कहते हैं। और गांवों की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो पढ़ा पंचायत कहलाती है, जिसको दीवान भी कहते हैं। यहां तक ये सारी चीजें क्या हो गया सर? क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल क्लियर हो गया। और हमने आज के इस सेशन में उरांव जनजाति के बारे में डिटेल पढ़ लिया है, A to Z पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, रगड़ करके पढ़ लिया है भैया। एक भी चीजें यहां से छूटने वाला नहीं है। हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको रिवीजन भी करा दिया है, ताकि आप
सारे चीजों को डिटेल में जान सके, समझ सके और इसको अपना एग्जाम दृष्टिकोण से अच्छा बना सके। यहां से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए अब सब चीज का ताबड़तोड़ तरीके से उत्तर दे सके, ये हमने कोशिश किया है। आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तवा और दोस्तिनिया के पास शेयर कर दीजिएगा भैया, ताकि वो भी इसके बारे में जान सके और अपना तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सके। तो दीजिए हमें इजाजत, आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अगले सेशन में बड़े ही जोश, जुनून और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।